हम देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आज फिर एक अहम प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। नाजरीन, ये हफ्ता या ये जो 3-4 महीने गुजरे, कारोकारी के नाम पर सिंध में जो है तकरीबन 40 अफराद जो हैं वो लुक़्मा-ए अजल बने हैं, जिसमें 27 के करीब ख़वातीन हैं। ये कारोकारी के वाक़यात सिंध में बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले इन वाक़यात में नहीं ऐसा होता था, सिंध में ये पुरअमन धरती थी, लेकिन अब ये वाक़यात जो है ऑनर किलिंग कह दें आप इसको, खैरत के नाम पे कत्ल करें, और ये इंतहा को पहुंच गए हैं। अभी हालिया दिनों जो है एक अदालत ने जो है एक बच्ची को जिसका नाम गुलाम भारो था, उसको उसके वालिद के हवाले किया कि आप इसको लेके जाएं, उसको फिर कारी करार दे के जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, 40 के करीब जो है तादाद पहुंच गई, और पिछले साल भी ये तादाद ज़्यादा थी। ये मैं इस वक्त जो आपको बता रहा हूँ, जंग अखबार 18 तारीख का है, जिसमें सगीर रिपोर्टर है सगीर साकिब, जो हमारे दोस्तों में, उन्हीं ने जो रिपोर्ट दी थी, तो 37 अफराद उस वक्त तक हो चुके थे। उसमें उन्हीं ने बताया कि इन वाक़यात में जो है जिनमें कारी करार दे के मारा गया है, कलाशनकोव, शॉटगन, रिवॉल्वर, पिस्तौल और दीगर इकसाम के हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कानून नाम की कोई चीज़ जो है वो सिंध में नहीं है। इसी हवाले से पहले हम एक क्लिप देखते हैं उस बच्ची का जिसको कारी करार दे के मार दिया गया। ये बच्ची ने अदालत के बाहर गुफ्तगू की है और ये बताया था कि मैं अपने वालिद की वजह से जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं मारी जाऊंगी। आइए वो पहले क्लिप देखें। हाँ तो प्यार वान मुझे को भी नहीं करिए अल्लाह सा मन मारो बुलाए आप कोई तीन नहीं बस हाँ तारा मानव से शादी के तकरीबन 6 साल थे आए 3 साल में 3 साल सही हुई इन 3 साल हो नंढड़ो जायो उन को पनो बस मां के नंढड़ो पंहिंजो घुराए ॾियो मां कोई थी न वेंदसि न मुंहिंजा अचनि न मां ॾिसां को बि न अचे मुंहिंजो को बि न आहे हिकिड़ी अलाह सां पोइ मां बसि सिर बचाइण लाइ आयसि। हा भगम खंडा लॻी आहे किरदी वतां पई हा कहिड़ी कहिड़ी पुॻ मुंहिंजी दराम टुबियूं खाई हा कहिड़ी मां पुॻी आहियां मेरे हथ हाणे ॿियो मां सां केर बि न बसि मां सां 8 पियल हुयो बसि मां सां न ॻाल्हाईंदो हुयो अञा कूड़ हणंदी हुअसि मां ॿियो साल मां हिन खां परे हुयमि मां पाण छॾी गुलाम भारो को पता था कि वो मारी जाएगी, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर जो है उसने अपने आप को अदालत में कहा कि मैं वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। इस कारोकारी के वाक़यात पे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हमीद सोमरो मौजूद हैं, और इसके अलावा डॉक्टर वसीम रज़ा नकवी जो एडवोकेट भी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों तजुर्बेकार हैं। उनसे जानते हैं कि क्यों वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और जज़ा सज़ा का कोई तस्वुर क्यों नहीं आ रहा। सिंध में तो ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लग रहा है कि जैसे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले डॉक्टर वसीम रज़ा नकवी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप बताएं क्यों ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंजर भाई। देखो, वाक़यात बढ़ नहीं रहे हैं, वाक़यात मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। माजी के दौर में आप देखें कि सोशल मीडिया और मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, कम्युनिकेशन की रसाई इतनी आसान नहीं थी जिसकी वजह से ये मंजर आम पर वाक़यात आ सकें। लेकिन मौजूदा दौर में सोशल मीडिया ने इस चीज़ को, जहाँ रिपोर्टर नहीं पहुंच सकता, जहाँ पे मीडिया नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे सोशल मीडिया काम करता है और वो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। जो कारोबारी का बुनियादी आपका टॉपिक है वो एक पाकिस्तान का और ख़ुसूसन जो सिंध और पंजाब का है, ये बहुत बड़ा इशू रहा है। आप देखिए कि हर साल तकरीबन 800 से 1000 ख़वातीन को कारोकारी के इल्ज़ाम में गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, और उनका ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिनकी FIR रजिस्टर की जाती है, जो सामने आते हैं। और बहुत से केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जो जगह की बेंच चढ़ जाते हैं, जो पंचायत के नजर हो जाते हैं, जिन पर
خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے، جو مختلف گمشدگی کا نام دے دیا جاتا ہے. اس طرح بہت سے کیسز ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں. وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 800 سے 1000 کے درمیان ہر سال خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ اس 2016 سے پہلے تو ایسی کوئی قانون سازی پاکستان میں موجود نہیں تھی، لیکن 2016 میں قانون سازی کی گئی کاروکاری اور غیرت کے نام پہ قتل میں کے لیے، اور اس میں یہ شکیں امینڈ کی گئی کہ اگر کوئی شخص غیرت کے نام پہ یا کاروکاری کے الزام میں کسی عورت کو قتل کرتا ہے یا مار دیتا ہے تو وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہوگا، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے جو ہے وہ اسٹیٹ پروسیڈ کرے گی اس کیس کو. اس میں جو سزا رکھی گئی وہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ رکھی گئی، اور منیمم اس میں سزا جو رکھی گئی ہے وہ 10 سال رکھی گئی ہے. صحیح ہے وسیم، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حمید سومرو سینئر صحافی ہیں، ان کی بھی حالات اور واقعات پہ گہری نظر ہے. حمید، آپ کے نظر میں کیوں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور حکومت کہاں ہے، حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ جی منظر بھائی، بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی صورتحال ڈسکس ہوتی ہے اور ہمارے سامنے جب اس طرح کے کاروکاری کے واقعات ہوتے ہیں. یقین کریں کہ سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جاتا ہے، اور یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کسی جنگل سے بھی بدتر معاشرے میں رہ رہے ہوں. میری اطلاعات کے مطابق تقریباً سندھ میں جو 4 برسوں کے دوران کاروکاری کے نام پر قتل ہوئے ہیں وہ 595 افراد ہوئے ہیں. ان میں سے 466 صرف جو ہے وہ خواتین ہیں. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں کاروکاری جو ہے وہ اس کا الزام لگایا جاتا ہے تو وہ 2 افراد پہ لگایا جاتا ہے، ایک مرد پہ ایک عورت پہ. لیکن آپ دیکھیں 595 میں سے 466 عورتیں ہیں. اس کا مطلب کہ مرد پھر بھی الزام کے باوجود جو ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن عورت جو ہے کیونکہ کمزور سمجھی جاتی ہے اور جو ہے وہ اس کے مزاحمت بھی وہ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ قتل جو ہے وہ عورتوں کے ہو رہے ہیں. اور بدقسمت معاشرے میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ سندھ کی روایات میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے تھے، لیکن بلوچستان کے قبائلی جو علاقے ہیں وہاں جو سندھ کی سرحدیں ملتی ہیں ان اضلاع سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ خیرپور تک نظر آتا ہے. سکر میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک ہوا کی بیٹی کا قتل کیا گیا. اس کے علاوہ چند دن پہلے جو خیرپور میں جو روبینہ چانڈیو کا قتل ہوا وہ واقعہ بھی یقین کریں کہ انسانی جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو بے حسی ہے وہ بھی وہاں پہ انتہا کو نظر آتی ہے کہ ایک ہوا کی بیٹی جو ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ماما نے اور اس کے جو آنا ہے انہوں نے اس کو جو ہے گولیوں کا نشانہ بنایا. اور افسوس کی بات یہ کہ برادری کے دیگر افراد اس کی جان بچانے کے بجائے وہ جو ہے اس کی ویڈیوز بناتے رہے. اتنی شرمسار صورتحال ہے کہ ہوا کی بیٹی جو ہے جو ان کا اپنا خون تھی، رشتہ دار تھی، اور وہ اس کا شوہر جو ہے وہ مسنگ ہے. اس کی تلاش میں بیچاری مختلف مقامات میں جاتی تھی، اس کی تلاش میں کبھی کسی کونسلر کے پاس، کبھی یو سی چیئرمین کے پاس، کبھی کہیں. تو اس وجہ سے اس کے اوپر بد چلنی کا الزام لگایا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو کالا قرار دیا گیا وہ اس کو تو انہوں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بااثر شخص تھا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. دوسری چیز میں اس کو تمام تر صورتحال کو میری نظر میں یہ ریاست کی ناکامی ہے، ریاستی اداروں کی ناکامی ہے. کم سے کم ان کو جو ہے وہ اس طرح کی سخت سزائیں دینی چاہیے کہ انگریز دور کے قوانین جس میں نرمی برتی گئی ہے کاروکاری کے نام پر، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو قاتل ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. کم سے کم سخت قوانین جو ہے اس کو قتل قرار دے کر، اور ان کو جو ہے اسلامی قانون کے تحت اور مروجہ جو قانون ہے اس کے تحت کوئی سخت سے سخت سزائیں دی جائے تاکہ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات روکے جا سکے. ورنہ جب تک سخت سزائیں نہیں ہوں گی تب تک میری نظر میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. اور بدقسمت یہ ہے کہ کاروکاری کا نام تو دیا جاتا ہے، لیکن اگر ان واقعات کا آپ تفصیلی جائزہ لیں گے، پس منظر معلوم کریں گے تو کئی مقامات پہ جو تنازعات ان کی پراپرٹی پیسوں کے اور دیگر لین دین اور جو عورتوں کا حصہ بنتا ہے اسلام نے
عورت کو حقوق دیے ہیں, اس کا حصہ دیا ہے, لیکن اس کو حصہ دینے کی بجائے جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کئی مقامات پہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی شوہر حضرات جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ خالی قرار دے کر اپنی اس کو عورت کو مار دیتے ہیں اور اس کا الزام کسی مالدار شخص پہ لگا دیتے ہیں. پھر بعد میں جو پنچایت بیٹھتی ہے اس کے بعد اس سے بھاری رقم جو ہے وہ وصول کر کے اگلا بندہ جو ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں اور میری نظر میں یہ ریاست کی ناکامی ہے. ریاست کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. اور یہ سکھر والا واقعہ جو ہے یہ بھی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے, جہاں بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم ہے. دیکھیں اس کی دلیری دیکھیں, پھر بھی ہوا کی بیٹی کی, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا, لیکن پھر بھی جو ہے اس نے اپنے باپ کی عزت رکھی, باپ کے ساتھ گئی. لیکن اس باپ نے جس کے اوپر بیٹی نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا, اس نے اسی اپنی بیٹی کو جو ہے اس کی حفاظت اس کی نہیں کر سکا. وہ جی حمید ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر وسیم رضا یہ بھی بتائیں کہ قانون سازی ہونے, اگر قانون نہیں ہے تو قانون بنایا کیوں نہیں جا رہا؟ سندھ اسمبلی موجود ہے اور اگر قانون پاس ہو گیا ہے تو آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں, مایا ناز وکیل ہیں, تو اس میں عمل درآمد میں کیا قباحت ہے, کسی کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ منظر بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے, لیکن یہ ہماری سوسائٹی کی ہے کہ یہاں سزائیں نہیں ہو پا رہی ہیں, یہاں پہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس طرح سے پروسیڈ نہیں کرتی ہے. دیکھیں میں نے جیسے یہ پہلے بتایا 2016 سے پہلے اس کو سمپل 302 کی چارٹ میں فریم کر دیا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد ایک قانون سازی ہوئی اور اس میں اس کے غیرت کے نام پہ نان کمپاؤنڈیبل سیکشن شامل کی گئی کہ کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس کے تحت جو ریاست ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ اس کو پروسیڈ کرے گی. دیکھیں بیسیکلی آپ سخت سزائیں دے لیں یہ اس سے بھی چیز نہیں رکے گی. کیونکہ دیکھیں منشیات کی سزا سزائے موت ہے, کیا منشیات دکھنا بند ہوگی؟ آپ دیکھیں جو قتل کی سزا ہے وہ قتل ہے, سزائے موت ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے. کیا اس ڈیتھ پینلٹی سے کتنے لوگوں کو آپ نے پھانسی دے دی؟ کیا قتل ہونا بند ہو گیا؟ یہ ہرگز نہیں ہے. The thing is rule of law. جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا. دوسری چیز اگر ہم سوشلزم کی بات کریں یا سوسائٹی کے لحاظ سے بات کریں تو وہ یہ بہت ضروری ہے منظر بھائی کہ آپ کو غیرت جو ہے وہ عورت سے نکالنی ہوگی. اس سوسائٹی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ غیرت صرف عورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بہن, بیٹی یا بیوی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اسی طرح سے اگر کسی دوسری خاتون کو اس کا مرد, بھائی یا باپ سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے مار دیں, بلکہ اس کا حل ہوتا ہے چھوڑ دینا. دیکھیں اگر کوئی شخص کسی کو پیدا کرتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو مارنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے سوسائٹی میں جو کلچر پروان چڑھا ہے وہاں غیرت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ عورت کے اندر رکھ کے بتایا گیا کہ عورت دوپٹہ لے گی تو وہ غیرت مند ہوگی, عورت اگر گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو وہ غیرت مند ہوگی. عورت کی تمام چیزیں جوڑ دی گئی ہیں. اگر عورت غیرت مند ہوگی تو اس کے جو گھر کے افراد ہیں, مرد افراد ہیں, ان کا سر اونچا رہے گا, ان کی پگڑیاں پہ نہیں گریں گی. یہ تمام چیزیں جو رسومات ہیں, یہ میں معذرت چاہتا ہوں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, لیکن یہ بہت قدیم زمانے کے روایت ہے اور الفاظ ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں عورت کو غیرت کے ساتھ جوڑنے پہ. عورت اتنی ہی انسان ہے جتنا کہ ایک مرد, عورت اتنی ہی غیرت مند ہے جتنا کہ ایک مرد, عورت اتنی ہی بااختیار ہے جتنا کہ ایک مرد, عورت اتنی ہی بااختیار ہے یا ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی مرد شادی کرتا ہے. ہمارے سوسائٹی کو, ہمارے کلچر کو یہ بہت اصل ضرورت ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہو نہ ہو, آج سے 100 سال 150 سال بعد ہم شاید ہمارے آنے والے بچے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ چیز نارملائز ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو ہمیں کرنا پڑے گا, ورنہ اس طرح سے نہ صرف ہم اپنے قبیلے, زبان, صوبے, کلچر, بلکہ ہم اپنے مذہب کی بھی بدنامی کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کی بھی بدنامی کر رہے ہیں. اور اس کو روکنے کے لیے میڈیا کو بہت, اور اسپیشلی این جی اوز اور ریاست کو کردار ادا کرنا پڑے گا, رول آف لا کا بہت زیادہ کردار ادا کرنا پڑے گا. دیکھیں جب کوئی شخص مارنے پہ آتا ہے غیرت کے نام پہ, وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ اسے سزا کیا ملے گی, وہ یہ دیکھتا ہے کہ غیرت کے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں ماضی میں ہمارے بہت سے ایسے قاتل گزرے ہیں جو قتل کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ قتل جو ہے میرے سینے کا تاج ہے. تو آپ اس سوسائٹی کو اس طرح سے کیسے شکست دیں گے؟ چاہے آپ انہیں پھانسی لٹکا دیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ انہیں پکڑ لیں گے وہ اس چیز کا فخر کریں گے, آپ انہیں پھانسی دے دیں گے وہ اس چیز کا فخر کریں گے.
تو द थिंग इज उन चीजों को ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है उन लोग अफराद को जो ये समझते हैं कि हमारे इन गैरत जो एलिमेंट है वो सिर्फ औरत में बाकी है, उनकी माँ बहन बेटी बीवी यही गैरत का सहारा है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी को हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी समझने की जरूरत है। जिस तरह से आपने इस केस का सखर वाले केस का वाकया कोट किया, उसमें बाप ने बेटी के कदम में पगड़ी रख दी तो बेटी वहां मेल्ट हो गई, उसने कहा मेरे बाप की इज्जत है। क्यों हम समझते हैं कि जो बाप की पगड़ी है वो औरत ही को उसकी टेक केयर करनी है, क्यों ये मर्द की तरफ नहीं जाता? हालांकि उसका शोहर जो उसके तशद्दुद कर रहा था 3 साल से, उस पर क्यों नहीं बोला जाता? उस पर गैरत क्यों नहीं दिखाई जाती? उसके 2 बच्चे थे, उस पर गैरत क्यों नहीं दिखाई जाती? गैरत क्या सिर्फ इसी चीज पे दिखाई जाएगी कि औरत उस अपने शोहर को छोड़ क्यों रही है? तो मेरा ख्याल से जब तक हम बहसीत सोसाइटी बहसीत माशरा इस चीज को तब्दील नहीं करेंगे और हम अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे और औरत खुद तब्दील नहीं करेगी तो ये चेंज बहुत मुश्किल है। चाहे रियासत कानून साजी करती रहे, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत सख्त कानून साजी मौजूद है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो मंशियात है, कत्ल है, बहुत सी ऐसी 18 डेथ पेनल्टीज हैं इस मुल्क में जिसकी सजाए मौत है, लेकिन वो चीज हो रही है, रुक तो नहीं गई डेथ पेनल्टी से। क्यों? क्योंकि मेन चीज है सोसाइटी को शऊर देने की, बताने की ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। टाइम लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल से हमें करने की जरूरत है और इसे स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में और बहुत अशद जरूरत और मदारिस में बहुत असल जरूरत है समझाने की कि गैरत सिर्फ औरत में ही नहीं है, वो एक मुकम्मल इंसान है, उसके उतने ही राइट्स हैं, उसका उतना ही हक है, वो उतने ही बाप की बेटी है या उतना ही एक मर्द उतना ही इख्तियार रखता है जितना औरत, और औरत उतनी ही इख्तियार रखती है जितना मर्द। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं आप हमीद सोमरो साहब, ये अफसोसनाक बात इसमें यह है कि जो मेरे पास जंग अखबार की रिपोर्ट है उसमें तकरीबन जो लाड़काना रेंज में वाक़यात हुए हैं कारोकारी के, उसमें 14 अफराद जो हैं लाड़काना में, इन 4 महीने की ये रिपोर्ट है, 14 अफराद जो हैं वो ख़वातीन और मर्द जो हैं वो इसमें कत्ल हुए हैं। तो ये लाड़काना में कुछ ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जबकि ज़ाहिरी बात है वो एक अजीम तरीन शहर है लाड़काना, उधर इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लाड़काना, क्योंकि लाड़काना की जो सरहदें हैं वो कंबर शहजाद कोट और बलूचिस्तान से मिलती हैं, तो लाड़काना में भी बलोच कबाइल जो है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ गांव देहात उनके जो है वो आबाद हैं, और वहाँ भी एक तो तालीम की कमी और दूसरा मैंने जो बताया कि मुख्तलिफ जाहिलाना वजूहात की बुनियाद पर जो है वो औरतों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। और इस दौरान एक और सूरत हाल भी देखने में आई है कि 2 बिरादरियों का आपस में भी जब कहीं कोई इस तरह की कोई नाराजगियां और किसी जमीन के तनाजे पे कोई मामला होता है तो उसको भी कारोकारी का रंग देकर एक दूसरे के जो है वो कत्ल किए जाते हैं, और इस तरह की सूरत हाल है। ये सारी तमाम सूरत हाल जो है वो तब बेहतर हो सकती है जब जो कानून मौजूद हैं उस पर सख्त से सख्त अमल दरामद किया जाए। उसके अलावा वकील साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे भी पता करें कि हमारी बदकिस्मती है कि किसी भी की FIR जो है उस पर मुनासिब सही तरह से साइंटिफिक बुनियादों पर ना तो उसकी तहकीकात होती है और ना ही कोई प्रोसिक्यूशन उसका इस तरह का मजबूत केस बनाती है कि जो गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है उसकी जो है वो कातिलों को सजा मिल सके। तो ये इस तरह से ख्याल जो है वो बनती है, और ये कातिल जो है वो एक बार फिर बाहर आते हैं और फिर किसी मासूम और मजलूम का कत्ल करते हैं। उसके अलावा एक और सूरत हाल भी ये देखने में आई है कि कई कत्लों के बाद जो पंचायत बैठती है, जो जिरगा बैठता है, उसमें सुलहनामे किए जाते हैं, जो मकतूलीन है और उनका जुर्माना रख के और जो है वो कातिलों को माफ किया जाता है। तो इस तरह की रिवायात भी जो है वो देखने में आई है। बात फिर भी वही आती है कि जब कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, जब लोगों को, जिम्मेदारों को सजाएं नहीं मिलेंगी, तो लोगों में डर और खौफ कैसे पैदा होगा? जब तक लोगों में डर और खौफ नहीं होगा, जब तक रियासत की मौजूदगी का एहसास उनको नहीं होगा, तब तक कारोकारी जैसी रसूमात और मुख्तलिफ किस्म की जो गलत किस्म की रसूमात है, जिसमें खासतौर पे औरतें जो है वो कत्ल का शिकार हो जाती हैं, उनको गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, उसकी रोकथाम जो है वो नहीं हो सकती। सिंध असेंबली की आपने बात की, तो सिंध असेंबली में
हर जो है वो सिलसिले में हर डिपार्टमेंट पे अवामी सहूलियात के लिए लाखों कवानीन जो है वो अपने वजूद से लेकर अब तक सिंध असेंबली ने बनाए हैं, लेकिन बात फिर भी वही पैदा होती है कि कवानीन तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के जो इदारे हैं वो उस पर अमल दरामद करने से कासिर हैं। कहीं पर तो उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती, तो कहीं पर जो है उनको जो है उनकी नीयतें नहीं होती, और दूसरा फिर करप्शन, अकरबा परवरी और दीगर वजूहात भी है जिसकी बुनियाद पर जो है वो कवानीन पर अमल दरामद जो है वो होता हुआ नजर नहीं आता। वसीम एडवोकेट, ये भी बताइएगा, आप बताएं मुझे कि ये जो गुलाम भारो जो सक्कर की अदालत ने वालिद के हवाले किया था, कोई गारंटी नहीं ली कि भाई इस बच्ची की ज़िंदगी की आप ज़मानत दें, हम आपके हवाले कर रहे हैं। जब अदालतें ऐसे फैसले करेंगी तो फिर हालात क्या होंगे? कुछ ना कुछ तो इस बारे में भी आप बताएं हमें। देखिए, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि खुदा के बाद अगर कोई इंसान और आवाम भरोसा करती है वो अदालतों पे भरोसा करती है। यहाँ अदालतों के बाहर कत्ल कर दिए जाते हैं, जैसे कि आज आपने देखा कि मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो कोर्ट्स है उनका रवैया बहुत इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला नहीं है, वो अपने से बर्डन उतारने वाले, वो अपने से बर्डन उतारने वाली कहानी करते हैं कि चले ठीक है, अगर लड़की ने कह दिया तो ठीक है, उसका बाप है तो उसके हवाले कर दिया जाए। देखें, बाप अगर लड़की बालिग है वो अपना फैसला खुद कर सकती है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया उसके बाप ने, जब इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके बाप के हवाले किया गया तो वो इंसिडेंट वाकया हो गया। जबकि लड़की खुद कह रही है मैं कत्ल कर दी जाऊंगी, तो मेरा ख्याल से यहाँ पे अदालत को खुद सोचना चाहिए था। देखिए, जब कोई जमानत होती है ना मंजर भाई, तो 3 स्टेजेस देखी जाती है जमानत की, वो इंटरनेशनल लॉ के तहत। वहां देखा जाता है क्या अगर जो मुल्जिम है अगर उसे जमानत दे दी जाएगी तो क्या वो बाहर आके कंप्लेनेंट को मारेगा तो नहीं, मुद्दई को? क्या वो एविडेंस टेम्पर तो नहीं करेगा? क्या वो मुल्क से बाहर तो नहीं भाग जाएगा? ये तीनों चीजें होती हैं जिसको अदालत मेक श्योर करती है कि अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो फिर हम उसको जमानत दे देंगे। ये इंटरनेशनल लॉ है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे यहाँ इन चीजों को, 3 चीजों को छोड़ के पूरी चीज, सब चीजें देखी जा रही होती, उसकी कंसर्न देखी जा रही होती। आज का वाकया देखें, उसमें क्या हुआ कि लड़की को अगर बाप के साथ भेजा जा रहा था, बेहतर होता दारुल अमान बेहतर होता कि सिक्योरिटी दी जाती, कोई प्रोटेक्शन दी जाती, कोई गारंटी दी जाती, या ऐसे मकाम पे भेज दिया जाता कुछ दिनों के लिए जहां पे उसे पता ना होता, या उसको बैठ के कोई कमेटी बना दी जाती। लेकिन ऐसा रवैया नहीं देखने में आया, जो नतीजा आपके सामने है। तो ये एक मसला है हमारी अदालतों का, अदालती निजाम का और प्रोसिक्यूशन का। जिस तरह से बिल्कुल अमीर साहब ने कहा कि हमारे, देखिए मैं तकरीबन 15 साल से कोर्ट्स को फेस कर रहा हूं और अपेयर हो रहा हूं। अगर पुलिस चाहे वो इतना स्ट्रांग केस बना सकती है कि किसी को भी कोई भी एक्विटल ना हो। ये पुलिस, ये एफआईआर, ये चलान, ये 164, 161, ये बयानात में इतने लेकुना छोड़े जाते हैं ताकि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज को मिले और उसका फायदा में एक्यूज को हासिल हो सके। तो हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, हमारी जो पुलिस का निजाम है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। और स्पेशली अगर हम किसी चीज को देखें, अगर कोई हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा कत्ल होना शुरू हुआ तो हमने मॉडल कोर्ट्स बना दी, अगर मंशियात के बहुत ज्यादा केसेस आना शुरू हुआ हमने एंटी नार्कोटिक कोर्ट्स बना दी और फोर्स भी अलग बना दी। तो इसी तरह से अगर कारोबारी के बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे हैं तो हमारे सिंध लेवल पे या पंजाब लेवल पे, इवन हर सूबे में चाहिए कि अलग प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए जाएं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जिनको ट्रेनिंग दी जाए, इस हवाले से स्पेशल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स तैनात किए जाएं, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए जहां पे पता हो कि अगर कोई मुद्दई विटनेस आ रहा है तो उनकी प्रोटेक्शन दी जाएगी, लाजमी करार दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई एफआईआर होती है तो उसे टेक्निकल और साइंटिफिक बुनियादों पर प्रूफ भी किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम रजा नकवी आपका, सीनियर सहाफ़ी हमीद सोमर आपका। आप दोनों हज़रात ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसकी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी इसी मौजू पे बात करेंगे। एमपीए हैं आदिल अस्करी जिन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है वो बातचीत करी, इसी हवाले से सिंध असम्बली में वो भी आपको सुनाएंगे, और इक़्तिदार अनवर जो सीनियर रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ होंगे।
एक दफ़ा फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम कारोकारी के अहम मसले पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज सिंध असम्बली में भी इसी कारोकारी के हवाले से गूंज हुई थी, जबकि कल सेनेटर नसरीन जलील ने कराची प्रेस क्लब में इसी हवाले से मुकालमा किया था। उसमें जो है रुकने सूबाई असम्बली और दीगर लोग जो है वहाँ मौजूद थे। वो भी लोग सब परेशान नज़र आ रहे हैं कि 39 अफराद जो है इन 4 महीनों में जो है कारोकारी की नज़र हो चुके हैं। आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आदिल अस्करी जो है MPA हैं MQM के, उन्होंने बात करी है। पहले वो बात आपको सुनवाते हैं और प्रोग्राम में हमारे साथ आदिल अस्करी MPA और इक़्तिदार अनवर जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो हमारे साथ होंगे। पहले आप वो क्लिप देख लीजिए। सर, मैं इस ऐवान की तवज्जो इस बात पर मबजूल कराना चाहता हूँ कि हमारे सूबा सिंध की बेटी, हम बेटी वाले हैं सर, हमारी बहन बेटी रुबीना चांडियो, जिसका ताल्लुक़ खैरपुर से, उसके गांव का नाम टंडो मस्ती खान, उसको ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल कर दिया गया। जबकि वहाँ पर बैठे हुए तमाम मर्दों ने, जो उसके ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने उस कत्ल को सपोर्ट किया और ये वीडियो वायरल हुई पूरे पाकिस्तान में, जिसका इम्पैक्ट सिंध का बहुत ही गलत तरीके से गया है। सर, ये जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, अगर इसी तरीके से ये कारोकारी, जैसे कहा जाता है ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग नहीं है सर, ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं है सर, ये बेगैरती के नाम पर कत्ल है। एक तो इसका नाम इस ऐवान से मैं चाहूंगा कि ये बेगैरती के नाम पर कत्ल रखा जाए। इसका नाम आइंदा से इस असेंबली में ये ना किया जाए, ये ना कहा जाए कि इसका नाम ऑनर किलिंग है। जी, आपने वीडियो क्लिप देखा। सिंध असम्बली में भी ये बात हुई। आदिल अस्करी हमारे साथ हैं। जी आदिल अस्करी, ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की, लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर से हुकूमत में कोई फ़र्क पड़ेगा या इस तरह के वाक़यात रोकने में कुछ होगा या कोई नया तरमीमी बिल आप पेश करेंगे? क्या हो सकता है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मंजर रिजवी साहब आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। बिल्कुल ये आवाज़ उठी है और आवाज़ इसलिए उठाई गई है क्योंकि इस सूबे के अंदर अगर हम 2019 की बात करें तो कोई 108 के करीब बच्चियों को कत्ल किया गया बेगैरती के नाम पर। ये जो ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल किया गया। और उसके अलावा फिर 2020, 2021, 22, 23 इसमें भी रेशो कोई 100 और 125 के दरमियान है। लेकिन 2025 में जनवरी से अगस्त तक 2025 जो खवातीन कत्ल की गई हैं ऑनर किलिंग के नाम पर, उनकी तादाद 143 के करीब है, जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि पुलिस की इंफॉर्मेशन में आई है, जो FIR काटी गई है। ये तो वो रेशो है जो थानों में NGOs के थ्रू जो डाटा हमारे पास मौजूद है। ऐसी कई हैं। इसी को दुगना कर लें तो कम से कम दुगना ये है कि इससे ज़्यादा जो खवातीन है वो FIR ना रजिस्टर करा सकी, ना लॉन्च करा सकी। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 400 से 500 के करीब खवातीन ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल की जाती हैं सिंध में। और अगर आप ये देखें तो ये साल में 363 दिन होते हैं और कम से कम एक दिन के अंदर 2 मेरी माए बहनें बेटियां ऑनर किलिंग के नाम पर, इस काले कानून के नाम पर कत्ल की जाती हैं। तो इसमें हमारा मौक़िफ़, मेरी पार्टी का मौक़िफ़, हम लोग अपनी बात से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस तरह की जो रस्मात हैं ये कोई रस्म नहीं है, ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है, ना पाकिस्तान की सियासत इजाज़त देती है, ना पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है। पाकिस्तान का एक तरीक़ेकार है तो ये रियासत की रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तो मैं समझता हूँ कि कारोकारी का नाम और इसमें जितनी भी, अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो 500 से ज़्यादा बच्चियों को कत्ल किया गया, जिसमें से 43% सिंध, अपर सिंध का नाम आता है, जिसमें जो शहर हैं या गांव हैं उसके इतराफ में, इसमें जैकबाबाद, शिकारपुर, भोटी, सत्थर, कश्मीर, लाड़काना। और इसी तरह अगर आप ये समझें कि ये जो बच्ची जिसको मारा गया इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये दुनिया भर में इसकी वीडियो दिखाई गई। रुबीना चांडियो इस बच्ची का नाम था, खैरपुर की रहने वाली थी, खैरपुर के गांव टंडो मस्ती की रहने वाली थी। तो मैं हम इस ऐवान के अंदर हमने ये पॉइंट भी, हमने एजेंडा में मोशन डाला था
تو شاید آپ تک پہنچا نہیں. ایجنڈ موشن ریفیوز کر دیا گیا, جبکہ پیپلز پارٹی کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت تھی جو کہ وزیر بھی ہیں, انہوں نے اس کو کہا تھا کہ اس کو ایجنڈ موشن کا حصہ بنائے, بزنس کا حصہ بنائے تھے اسمبلی کا, لیکن نہیں بنایا گیا, جس پر ہم نے احتجاج کیا اور انہوں نے ہمیں پوائنٹ آف آرڈر دیا. پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کی گئی ہے. لیکن میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بتا دوں کہ ان بچیوں کے حقوق کے لیے یا ان بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف اب یہ جو بات ریز ہو گئی ہے یہ پیچھے نہیں ہٹے گی, اور میڈیا بھی اتنا ہی رول پلے کرے گا, کیونکہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جن کی اپنی بیٹیاں مائیں بہنیں گھر پر ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے اس بات کو آپ لوگوں کا ہائی لائٹ کرنا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اب رکنے والی نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا چینل, پولیٹیکل پارٹی, تمام لوگ, تمام غیرت مند لوگ, تمام وہ لوگ جن کے گھر میں بیٹی ماں بہن ہے, وہ اس بات کو اب رکنے نہیں دیں گے. اور ہم پر سخت سے سخت قانون بنا رہے ہیں, اور قانون بنانے کے لیے فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے, اور اس فریم ورک کے بعد ہم اس سے اسی سال انشاءاللہ تعالی وہ اسمبلی میں لائیں گے اور اس پر سخت قانون دیں گے. کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس اقدام پر جائے, نہ کسی باپ کی, نہ کسی بھائی کی, نہ کسی ماموں کی. عادل عسکری, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اقتدار انور, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ یہ بتائیں یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بلا شراکت غیر حکومت ہے. کیا مسائل ہیں یہ جو حل نہیں ہو پا رہے؟ یہ ایسے مسئلے کیوں بن گئے کہ حکومت حل ہی نہیں کر پا رہی ہے؟ بجائے یہ کہ واقعات کم ہوں اور ہر چیز بہتر نظر آئے, ہر چیز بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ منظر بھائی بہت شکریہ, آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ آج مجھے بات کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا عادل عسکری کو. ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں اور کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں, اور انہوں نے خاص طور پر کراچی کے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا, اور کم از کم یہ قرارداد تو اسمبلی میں جمع کرائی, باوجود اس کے کہ ان کی قرارداد کو ایجنڈے پہ نہیں آنے دیا گیا, اور انہوں نے جو ہے وہ اس پہ بات کی. پر ایوان میں خاصی ہمیں یکجہتی نظر آئی کہ جس میں زیاد انجار نے بھی کہا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو گرفتار کروایا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس واقعے کو وہ آگے لے کے بڑھیں گے. لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ پچھلے, جتنا آپ نے بتایا پچھلے 18 سال میں, بلکہ میں آپ کو اس سے پیچھے لے جاؤں کہ پاکستان کا بڑا مشہور واقعہ مختارہ مائی کا, اس کو بھی آج تک انصاف نہیں مل پایا تھا. تو وہ خاتون جس کو اپنے ہی گھر والوں نے اس بے دردی سے میں تو کہوں گا شہید کر دیا, اور لوگ ویڈیو بناتے رہے, روکتے نہیں رہے, سوشل میڈیا میں وائرل کرتے رہے. سندھ میں تو ہم آپ کو بتائیں کہ کون سی بات کا رونا روئیں. ایک تو یہ ہے کہ آنر کلنگ ہو رہی ہے, غیرت کے نام پر ایک بےغیرتی کا کام کیا جا رہا ہے. دوسرا, تعلیمی اداروں میں مختلف جگہوں پہ, جیسا میرپور خاص میں ہماری ایک بہن کا واقعہ ہوا کہ اس کو اتنا ہراس کیا گیا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گئی. تو یہ واقعات جو ہے وہ سندھ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حکومت کہنا تو یہ ہے, لیکن اگر ہم اسمبلی کے ایوان کی طرف نظر اٹھائیں, جہاں سرداری نظام ہو, جہاں وڈیرے کا نظام ہو, جہاں برادری کا نظام ہو, وہاں ہوتے ہوئے انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ یہاں ام رباب جیسی بیٹی جس کی 400 سے زائد پیشیاں ہوئی, اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے والد اور بھائی اور چاچا کو قتل کیا گیا, انہیں انصاف نہیں مل سکا. وقتی طور پر بات کی جاتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. میں یہاں نام لینا نہیں چاہتا, آج کل جو ہے وہ بڑی چرس کی بات ہو رہی ہے, کارروائی ہو رہی ہے. ایک بڑی شخصیت کا بیٹا جب مر گیا تو پیپلز پارٹی کو خیال آیا کہ ہاں یار اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو وہ دن دور نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی انصاف لینے کے لیے, کسی واقعے کو جواز بنانے کے لیے آپ قانون سازی کریں. کل ہمیں بڑے دعوے تو نظر آئے, لیکن میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں ایک اس ملک میں یہ بات بھی تھوڑا سا میں اپنے بڑوں کو کہوں گا کہ وہ انصاف کے نظام کو درست کریں. ایک کارروائی ہوتی ہے, ATC کورٹ میں چلائی جاتی ہے, سال 2 سال 3 سال ATC کورٹ میں چلتی ہے, ATC کورٹ وہاں پر مجرموں کو سزا دیتی ہے, لیکن ہائی کورٹ میں جاتے ہی پہلے ہی دن اس سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے. تو ایسے قانون کا کیا فائدہ کہ جس کی عملداری نظر نہ آئے شہر کے اندر. تو منظر بھائی یہ جو ہے بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ سندھ کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایسے موقع پر جب ہماری نوجوان لڑکیاں گھروں سے باہر نکلی ہیں, وہ اسکوٹی چلاتی ہیں, وہ تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں, وہ اسپورٹس میں آگے ہیں, تو ایسے میں جو ہے ان کو سپورٹ کی جائے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی
बंदोबस्त किया जाए। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यार कानून की तो होती है जिम्मेदारी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो है पुलिस वालों की, वो तरक्की निस्मा की वजाहत क्या है जो खवातीन के लिए काम करती है। क्यों ना लगाना, जैसे शहर में कोई शेल्टर होम नहीं था, क्यों उस वहाँ पे कोई सेफ हाउस नहीं था कि वो खातून वहां जाके अपनी जान बचा लेती, बल्कि पूरे सिंध में कहीं नहीं है। आप तो जैयद साहब ही हैं माशाल्लाह से, घूमते हैं शहर भर में, आपको आ गया कराची में अक्सर ऐसे वाकयात हो रहे कि भाई वो कहीं और शहर से आया और यहाँ पे कभी बनारस में, कभी PIDC के पास, कभी इज्जत कॉलोनी में, कभी कहाँ, कभी क्यादाबाद से वो आए, बड़े मजे से दोनों मियाँ बीवी को मारा और चले गए। उसके बाद बोलते हैं जी गलत के नाम पर था। तो इससे बड़ी गलती क्या है? तो वो लोग करके चले जाते हैं और कानून के अंदर पहली पेशगी था तो उनको रिहाई मिल जाती है। तो निजाम को दुरुस्त करने के लिए कानून साजी की भी बहुत सख्त जरूरत है। आदिल भाई ने बेड़ा उठाया है, NPM सामने आई है, पीपल्स पार्टी खुद एक खवातीन के हकूक़ के लंबरदार है, तो सख्त कानून साजी होनी चाहिए और इसका आगाज सिंध से ही होना। आदिल अस्करी, ये भी बताइएगा पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस जो है वो तो लगता है पुलिस मुल्जिमान के साथ मिल जाती है, जब पुलिस ही सही नहीं होगी तो आगे क्या कानून साजी होगी? जब सबसे पहले तो पुलिस को बेहतर बनाना होगा ताकि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, लेकिन यहाँ तो पुलिस का आपको रोल पता है कि पुलिस कर क्या रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए मंदर भाई, देखना यह है कि पुलिस का जो रोल है इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ की वो लोकल पुलिस है और कराची जैसे हालात नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 14 ग्रेड तक की जो भर्तियाँ होती हैं वहाँ लोकल लोगों को ही रखा जाता है सिवाय इस शहर के। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हों तो पुलिस एक्टिव होती है। यहाँ पर अच्छे CSS ऑफिसर्स उन्होंने दिए हुए हैं, वहाँ पर समहाउ कहीं ना कहीं बेहतरी है। और जहाँ पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बुनियाद पर अफसरान भर्ती हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मेरिट में कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2008 से लेकर अब तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कोई इंतजामी ढांचा और वहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 2008 से जो भर्तियाँ की गई हैं उस पर भी एक सवालिया निशान है। दूसरा, इसके जो मुहर्रिकात हैं वो मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन से रिलेटेड भी है, तालीम से रिलेटेड भी है, क्योंकि तालीम शऊर देता है, शऊर से चीज़ें बेहतर होती हैं, माशरे का निज़ाम बेहतर होता है। तो मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ आपके मीडिया चैनल के थ्रू कि ये 2007 में जब बीवी शहीद की गई उस वक्त था सिंध के अंदर जो आउट ऑफ बच्चों की तादाद थी वो कोई 28 लाख के करीब थी। आज 18 साल की बिला शिरकत गैर अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई 80 लाख बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, जबकि स्कूलों की तादाद 40,980 के करीब है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ 1800 स्कूल कराची के अंदर है, रेस्ट ऑफ सिंध के अंदर है 39,000 के करीब। 2.25 लाख यहाँ पर एजुकेशन या भर्तियाँ हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा निज़ाम 80 लाख बच्चे, मतलब आप समझते हैं क्या जहालत या इनको कंप्लीट कर सकता है क्या बच्चा आने वाले हालात में जो दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है उन हालात में सिंध का बच्चा तरक्की करेगा? नहीं करेगा। तो जितनी जल्दी अरबाब इख्तियार को ख्याल आ जाए कि पाकिस्तान में इस सूबे की हैसियत और इस शहर की खास हैसियत तब्दील होती नजर आ रही है, तो अगर इस शहर को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे तो आसपास के 300 से 400 किलोमीटर की जितनी बच्चियां और बच्चे होंगे वो इधर आकर तालीम भी हासिल करेंगे, मयारी जिंदगी भी गुजारेंगे, कम्पीट करेंगे दुनिया में। तो इसका फैसला जितनी जल्दी अरबाब इख्तियार करेंगे उतना ही अच्छा। बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी, आपका बहुत शुक्रिया। इक़्तिदार अनवर, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसका फीडबैक देते रहिएगा। अगली मंगल को रात 11 बजे फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।